अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HRFD में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो आज हम फिर से एक बार क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 हमने पढ़ा दिया आपको, हम दूसरा भाभीजान चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए। इससे ऑब्जेक्टिव हर हाल में रहता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि हर दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। और एक बात और मैं बता दूं, अभी वीडियो थोड़ा डिले हो जाता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से। कोशिश कर रहा हूं मैं कि हर दिन वीडियो आपको देता रहूंगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। नए बच्चे जितने जुड़ते जा रहे हैं वो पढ़ते रहेंगे। क्लास शुरू से चल रहा है, अभी कुछ थोड़ा मतलब बेसिक चीज़ ही मैं बता रहा हूँ अभी। तो आप नए जुड़ जाते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। और 2024 में अगर आप भी लाना चाहते हैं 96, 97 नंबर या 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और इस HR फैमिली के सदस्य बन जाएं। आगे भी आपको सफलता मिलती रहेगी। चलिए तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है भाभीजान, जिसके मुसन्निफ हो गए आपको सुहेल अजीमाबादी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मुसन्निफ, जिसे हम लेखक कह सकते हैं। मुसन्निफ को हम क्या बोलते हैं? लेखक कहते हैं। तो सुहेल अजीमाबादी ने लिखा है भाभीजान। तो पहले हम सुहेल अजीमाबादी की हालात जिंदगी, जिसको हम बायोग्राफी कहते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते। फिर हम आपको भाभीजान चैप्टर को एकदम कहानी के माने समझाऊंगा। पूरी कहानी तरीके से मैं समझा दूंगा ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं। तो भाभीजान के मुसन्निफ कौन हो गए? सुहेल अजीमाबादी जो है वो इनके मुसन्निफ हो गए। इन्होंने ही लिखा है कहानी भाभीजान। ये एक अफसाना है। क्या है? अफसाना है। सुहेल अजीमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। इनका असल नाम क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान। ये तखल्लुस सुहेल करते थे। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि तखल्लुस के बारे में मैं बता चुका हूं। वो नाम जो शायर अपने असली नाम के बदले में या कोई जो नाम शेर व शायरी में इस्तेमाल करते हो उसे हम क्या बोलते हैं? तखल्लुस कहते हैं। इनकी पैदाइश 1911 में हुई। कब हुई? 1911 में पटना में हुई थी। एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। सुहेल अजीम आबादी किस खानदान से ताल्लुक रखते थे? तो एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे सुहेल अजीम आबादी, जो कि 1911 पटना में पैदा हुए थे। आगे कह रहा है 1 साल की उम्र में वालदा की मौत, यानी जब सुहेल अजीम आबादी की ही उम्र, खुद की इनकी उम्र 1 साल की थी, तो इनकी वालदा यानी इनकी माँ का वफात हो जाता है। इनकी माँ की मौत हो जाती है और परवरिश नानिहाल में होती है। इनकी परवरिश फिर कहाँ होती है? देख ले कि इनकी किफ़ालत कहाँ होती है? तो इनके खुद के नानिहाल में इनकी किफ़ालत होती है। और एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में, यानी शुरुआती तालीम जो सुहेल अजीमाबादी की होती है वो एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में इब्तिदाई तालीम होती है। गाँव में ही शुरुआती तालीम जो होती है तो एक मुअल्लिम यानी इल्म वाले पढ़े लिखे जो होते हैं उनकी रहबरी में, उनकी सरपरस्ती में इनकी शुरुआती तालीम होती है। फिर आगे कह रहा है आबाई वतन। सुहेल अजीम आबादी का आबाई वतन जो था वो शाहपुर भदौल था। कहाँ था? शाहपुर भदौल इनका आबाई वतन था। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत जो की वो शायरी से की थी। सुहेल अजीम आबादी की ज़िंदगी की शुरुआत, इब्तिदाई चीज़ें जो अपनी ज़िंदगी कैरियर का आगाज़ किया तो शायरी से की। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अफसाने की तरफ मायल हो गए। इन्होंने मुलाजमत भी किया। AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो में सुहेल अजीमाबादी मुलाजमत किया। मुलाजमत का मतलब होता है नौकरी। सुहेल अजीमाबादी ने ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत की। उन्होंने एक अखबार निकाला था, रोज़नामा। किस नाम से? रोज़नामा, यानी डेली जो छपने वाला अखबार, जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान। तो रोज़नामा अखबार निकाला। किस नाम से? साथी नाम का इन्होंने एक अखबार निकाला, रोज़नामा, जो कि डेली निकलता था। ठीक है। ये 5 से 7 वर्षों तक उर्दू की तरवीज व अशाअत का काम किया। उर्दू की तरवीज व अशाअत का जो काम किया वो कितने सालों तक? 5 से 7 सालों तक किया। कहाँ किया? तो ये छोटा नागपुर में। कहाँ किया? छोटा नागपुर में इन्होंने उर्दू की तरवीज व अशाअत के लिए 5 से 7 सालों तक काम किया। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है तो आपको ये याद रखना है कितने सालों के लिए? तो 5 से 7 सालों के लिए। क्लियर है? अब आगे कह रहा है कि सुहेल अजीमाबादी के 3 अफसानवी मजमूए हैं। तो अफसाना यानी किस्सा, मजमुआ यानी किताब को कहते हैं। तो कई अफसानों को मिला करके जो एक किताब लिखा उसको अफसानवी मजमुआ कहते हैं। तो इनके पहले अफसाने मजमुए का नाम है 4 चेहरे, दूसरे का नाम है अलाव, तीसरे का नाम है आदमी के रूप। सुहेल अजीमाबादी के 3 अफसानवी मजमुए हैं, 4 चेहरे, अलाव, आदमी के रूप। इन्होंने एक नावल भी लिखा है। क्या लिखा है?
नावल लिखा है जिसका नाम है बेजर के पौधे। क्या नाम है? सुहेल अज़ीमाबादी के एक नावल का नाम है बेजर के पौधे। और इन्होंने सुहेल अज़ीमाबादी की अफसानों की तादाद, यानी अब तक उन्होंने जो एक अफसाना लिखा उनकी तादाद 125 थी। कितने अफसाने लिखे? 125 अफसाना सुहेल अज़ीमाबादी ने लिखे थे। और इस महान हस्ती का इंतकाल 1980 में, सुहेल अज़ीमाबादी का इंतकाल कब हो जाता है? 1980 में सुहेल अज़ीमाबादी यानी सैयद मुजीबुर रहमान का इंतकाल हो जाता है। और इसमें एक चीज़ और है कि सआदत हसन मंटू के ऊपर इन्होंने एक बायोग्राफी जो लिखा है। तो ये यहाँ पर इनकी इंतकाल हो जाती है 1980 में। ये आपको समझ में आया हो, इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। क्लियर है? तो इसका ऑब्जेक्टिव आपका पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो में पूरा बने हैं तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो चैप्टर है भाभी जान, तो ये चैप्टर सुहेल अज़ीमाबादी ने कैसा लिखा है, किस चीज़ों के बारे में बताया गया। तो देखिए, हम इंसान की आम जिंदगी जो होती है ना उसके बारे में बताया गया है। ये जो भाभी जान है ना, इसमें एक भाभी का नाम होता है रुकैया, नाम की एक भाभी होती है। और इनके शौहर का नाम क्या होता है? नन्हे भाई होता है ना, नन्हे भाई होता है। और इसमें एक किरदार अख्तर जो कि देवर होता है, और एक फिर इसमें सिम्मी नाम की लड़की होती है, और एक रेहाना होती है जो कि भाभी की, रुकैया भाभी की लड़की होती है। किरदार आप याद रखोगे। भाभी जान जिसको कहा गया उसका नाम रुकैया होता है, रुकैया भाभी के शौहर का नाम नन्हे भाई होता है, और रुकैया भाभी का जो देवर होता है उसका नाम अख्तर होता है। इसमें एक सिम्मी नाम की लड़की का जिक्र आया है, और रेहाना जो होते हैं वो भाभी की बेटी होती। इस तरीके से कहानी, अब हम आपको कहानी बताते हैं, बिल्कुल ईजी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको एग्जाम में लिखने के लिए। रुकैया भाभी के बारे में बताया गया है कि जब भी रुकैया भाभी का नाम याद आता है तो हमारा सर जज्बे एहतराम से खुद ब खुद सर जो होता है वो झुक जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक जीती जागती मिसाल थी, ऐसी थी जैसे ईसा मसीह हम इंसानों को फायदा देने के लिए खुद सलेब पर चढ़ गए, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, दूसरों को फायदा देने के लिए खुद मोम की तरह जलते और पिघलते रहते थे। ऐसी ही थी ये रुकैया भाभी। मतलब अपने आप को दूसरों के हवाले, अपनी जिंदगी को दूसरों के इसमें सर्फ कर दिया था, सिर्फ दूसरों की खिदमत करते। और जैसे खुदावंद यसूह जो कि दूसरों को पैगाम सुनाते रहते, वैसे ही रुकैया भाभी अपनी जिंदगी को दूसरों पे सर्फ कर दिया और दूसरों की भलाई चाहती थी। ये बताया गया है कि रुकैया भाभी कैसी थी। अब शुरू होता है क्या कि रुकैया भाभी अपने घर में जाती है तो इनका देवर अख्तर जो होता है सोया होता है, तो उन्हें जगाती है कि उठो। रुकैया भाभी अपने देवर को जगाती है कि उठो, इतनी देर तक सो रहे हो, उठो चाय पी लो। तो अख्तर कहता है कि ठीक है भाभी, उठते हैं ना। आप भी हमें अपना स्टूडेंट ही समझते हैं क्या? क्योंकि रुकैया भाभी टीचर होती है, पढ़ाती है। तो अख्तर कहता है कि आप भी हम अपना स्टूडेंट ही समझती हैं क्या? तो रुकैया भाभी कहते हैं कि ओहो, तो अभी कौन सा तुम बूढ़े हो गए, अभी भी तो तुम छोटे ही हो। उठो, जल्दी जल्दी चलो, चाय पी लो, फिर बच्चे को स्कूल भी जाना है। तो और भाभी कहते हैं कि सुनो ना, दूसरी किस्त सो लेना, दोबारा चाय पी के आके सो लेना, है ना। तो अख्तर हंसता है, किस्त का नाम लफ्ज सुन के हंसता है। और फिर भाभी कहते हैं कि कैसे हो, शायर होकर के दाद नहीं देते, नवाब ओद होते तो इस एक बात पे कई जागीर लिख देते। और अख्तर मुस्कुराता है, और फिर वहां पर बच्चे चाय पीते रहते हैं। अख्तर फ्रेश होकर के आता है तो बच्चे अपनी चाय खत्म किए होते हैं। तो बच्चे अख्तर को कहते हैं कि चाचा, रेहाना बोलती है कि चाचा अब हम लोगों की झूठी चाय पिएंगे, और बच्चे चले जाते हैं। स्कूल की गाड़ी हॉर्न बजाती है, बच्चे स्कूल में बैठ करके चले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर वो बच्चे चले जाते हैं स्कूल और बैठी होती हैं। तो अख्तर और इसके बीच, भाभी के बीच बातें होती रहती है। वैसे ही कुछ ही देर में किसी के आने की आहट सुनाई देती है। तो भाभी देखती है कि सिम्मी नाम की एक लड़की आई होती है। तो भाभी डायरेक्ट कहती है कि अंदर आ जाओ, शर्माती कि वो सिम्मी डायरेक्ट अंदर आ जाती है रुकैया भाभी के घर में और बैठती है, बैठने को कहती है। तो रुकैया भाभी पूछती है कि कैसी हो। रुकैया भाभी कहती है कि बुन दिए तुमने स्वेटर? तो सिम्मी कहते हैं कि जी हाँ, वही लेकर के आई हूँ, और एक ऊन बच गया था ना, तो ऊन का हमने एक मोजा भी बुन दिया है। तो रुकैया भाभी कहती है कि बहुत अच्छी बात है। और फिर कहती है कि ये लो चाय पी लो। अख्तर वहीं पे बैठा होता है। तो सिम्मी शर्माती है लड़का को देख करके। तो कहते हैं कि शर्माती क्यों, ये भी शायर है, अख्तर तुम्हारे भाई है। तो एक चीज़ आप याद रखेंगे, अख्तर जो होता है वो शायर होता है।
इस तरीके से इसमें कहा गया फिर कि रुकैया भाभी उस सिम्मी जो स्वेटर बुन के लाती है, तो अख्तर अपने बाहर निकल जाता है और रुकैया भाभी और सिम्मी दोनों साथ में जाती है, हॉस्पिटल जाती है। अपने हाथ में एक दूध का बोतल लिए रहती है, वो स्वेटर लेती है और मोजा लेकर के हॉस्पिटल में जाती है। वो जो रुकैया भाभी के घर में मुलाजमत करती थी, नौकर थी, उसकी बेटी के शौहर को मरे हुए 2 साल हो गया था। उसको हॉस्पिटल में एक बच्चा हुआ था, उसका देख रेख करने वाला कोई नहीं था। तो रुकैया भाभी वहीं जाती है और उससे मिलती है और उसकी किफालत मतलब देखभाल करती है। तो उसे ठंड का मौसम होता है तो स्वेटर दे देती है और जो कुछ देना होता है वो दे देती है। इस तरीके से वो रुकैया भाभी चली जाती है। लेकिन अख्तर को कभी ये लगता है, अख्तर उसमें कहता है कि मुझे तो बड़ा जबर होता था कि जब हम लोग नन्हे भाई की यानी भाई की शादी जब रुकैया से होने वाली थी, रुकैया भाभी से जब देखने गए थे, तो रुकैया भाभी एक आलीशान बंगले में रहती थी। बड़ा मतलब हम लोगों को टेंशन होता था कि क्या रुकैया भाई और भाभी के मैच हो पाएगा, क्या भाभी इस घर में रह पाएंगी। लेकिन पूरा सिस्टम ही पलट गया। रुकैया भाई बड़े सुकून से रहती थी और रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल जाना पड़ता। शादी के बाद से लंबे वक्त तक वो जेल ही रहे। क्यों? उनको जेल इसलिए रहना पड़ता था कि उनको सियासत से ज़्यादा दिलचस्पी थी। पॉलिटिक्स में भाग लेते थे, पॉलिटिक्स वालों को जेल जाना ही पड़ता है और भाईजान लंबे लंबे वक्त तक वहीं रहते थे। भाईजान को जेल रहना पड़ता था। अब भाभी जो है वो नौकर, अब पहले क्या हुआ था कि बहुत नौकर रहा करते थे। भाभी खुद पढ़ी लिखी थी, 10-10, 5-5 नौकर लगा करते थे, कोई सब्जी लाने के लिए, कोई खाना बनाने के लिए, तो कोई किसी काम करने के लिए। आज हालात ऐसी है कि मुश्किल से वो अपने घर का खर्च पूरा कर पा रही है। भाभी पढ़ी लिखी होती है तो कॉलेज में पढ़ाती है, लेक्चरर होती है। बीए तो शादी से पहले कर चुकी थी, वो कॉलेज में लेक्चरर होती है। तो वहां से वो 1000 रुपया माह 400 रुपया माह कॉलेज से मिलता है और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है तो 50 रुपया वहां से मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के 450 रुपया। और उसके बावजूद भी भाभी का खर्च वैसा ही था। खर्च मतलब आप ये देख लीजिए कि खर्च में क्या था, वो घर का खर्च होना और स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए कहीं ना कहीं मतलब अंजुमन होता था, वहां उसमें हेल्प भी करते थे और इनकी पूरी ले दे की कमाई इतनी ही थी। रुकैया भाभी की जिंदगी फर्स्ट क्लास इस तरीके से गुजरती रहती है। भाई को बार बार जेल जाना पड़ता है रुकैया भाभी के शौहर को। क्यों? क्योंकि उनको सियासत से दिलचस्पी थी। अब रुकैया भाभी अपने श्रृंगार मेज को, अपने मेज को देखती थी तो उन्हें बड़ा कूल होता था कि अब तो श्रृंगार नाम का रह गया, अब क्या सजना संवरना है, शौहर ही जेल में है। और उस श्रृंगार मेज पर देखा कि अब सिर्फ बच्चों की किताबें रहती हैं, श्रृंगार का एक कंघी रहती है टूटी फूटी जिससे भाभी अपना बाल संवार लेते। फिर भी लेकिन भाभी एक मतलब कह रहा है कि मतलब हिम्मत का एक पहाड़ चट्टान थी, उसके अंदर इतना कुछ होने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारती है, नहीं मतलब ये होती है। अब यहाँ पर एक चीज क्या होता है कि रुकैया भाभी की जिंदगी ऐसे चलती रहती है। वो कॉलेज में पढ़ाने, तो एक सिम्मी नाम की लड़की को वो पढ़ाती है। तो एक दिन रुकैया भाभी ऐसे ही बैठी होती है घर में, तो सिम्मी आती है और सिम्मी के पढ़ाई का खर्च भाभी उठाती थी। सिम्मी आती है और भाभी से कुछ मतलब कहना चाहती है लेकिन नहीं कह पाती है। तो भाभी कहते कि क्या बात है, बोलो ना। तो बोलते नहीं कुछ नहीं। फिर भाभी चुप से कमरे में ले जाती है और कहते कि क्या हुआ। तो सिम्मी बहुत तेज रोने लगती है। फिर भाभी कहते कि रोती क्यों हो, बोलो क्या हुआ। तो बोलती है कि मैं तो पहले आपके एहसानों तले दबी हुई हूँ और आज फिर मुझे ज़रूरत ने यहाँ तक खींच लाया है कि मैं आज आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मुझे अपने भाई के एमए की फीस अदा करनी है और मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। तो फिर भाभी एक चमाट गाल पे मारती है और कहते हैं कि पागल, सदा वक्त गरीबी का थोड़ी रहता है। अरे आज माना कि तुम तकलीफ में हो, मुसीबत में हो, गरीबी में हो, कल वक्त बदलेगा ना। तो भाभी एक चाटा मारती है और कहते हैं कि चुप हो जाओ। और वो अपने कमरे से, अपने घर से जो अपनी बेटी के लिए, रेहाना के लिए चूड़ी बनवाई होती है, वो उस चूड़ी को निकाल करके वो सिम्मी को दे देती है और कहते हैं कि लो इसको बेच करके अपने भाई के एमए की फीस अदा कर लेना। और वो चूड़ी रेहाना के लिए बनवाया तो था अपनी बेटी के लिए भाभी ने, लेकिन आज तक भाभी की बेटी रेहाना पहनी नहीं थी। ऐसा दिल होना चाहिए। इसीलिए इनको कहा गया कि मोमबत्ती की तरह जलती पिघलती है। और वो वहां पर हो जाता है। अब यहाँ पर भाभी जो होती है ना, तो एक दिन अख्तर जो होता है ना, कई दिनों से भाभी के पास आता है और चला जाता है। तो फिर भाभी कहती है कि क्या बात है आते हो। तो भाभी बोलता है कि नहीं हमको कुछ नहीं। फिर भाभी खुद पूछती है कि तुम्हारी शादी का क्या हुआ। तो अख्तर शर्मा जाता है और बोला शादी।
तो बोले कि हाँ शादी, तो बोले तुम बताए थे कोई जमीला नाम की लड़की, तो अख्तर कहता कि हाँ जमीला, तो क्या हुआ उसका, तो बोले होना क्या था, हम तो जमीला सुना है तुम उससे मोहब्बत करते हो, तो अख्तर कहता है कि जी हाँ मुझसे मोहब्बत करते हैं, शादी उसी से करना चाहते हैं, लेकिन माँ का जानते नहीं, माँ कहते हैं कि नहीं उससे शादी नहीं कर देंगे। तो अख्तर भाभी कहती है कि फिर ये कैसे होगा, तो कहता है कि माँ का मतलब है तो फिर हम माँ की पसंद से कर लो। तो अख्तर कहता है कि ना ना ना, माँ के पसंद से किसी बेवकूफ़ लड़की से हम कैसे कर सकते हैं जिसे जानते नहीं है, शादी तो करूँगा जमीला से ही। तो फिर भाभी कहते हैं कि जाओ बिस्मिल्लाह करो और निकाह करके लाओ, हम अपने घर में रखेंगे। भाभी इतनी हिम्मत वाली होती है, और इस तरीके से फिर वो बहाना कर देता है अख्तर कि नहीं जो सिम्मी सॉरी क्या नाम होता है लड़की का, फिर अभी तो बोला था भूल गया मैं, जुबैदा, सॉरी अगर नाम में कन्फ्यूज़न हो, पहले बता चुका हूँ, वीडियो में देख लेना, नाम भूल रहा हूँ मैं, जरीना या जुबैदा ऐसा। तो जाओ ब्याह करके ले आओ। तो वो लड़का कह देता है कि नहीं नहीं अभी बीमार है, उसकी तबीयत खराब है, सो बाद में शादी कर लेंगे, और बात टाल करके निकल जाता है। और इस तरीके से भाभी को दिल्ली जाना होता है, भाभी भी दिल्ली चली जाती है भाईजान के जेल के केस के सिलसिले में, और अख्तर भी अपनी ओर चला जाता है। और इस तरीके से ये कहानी यहाँ पर आपकी खत्म हो जाती है। कहानी में इतना ही था, ट्विस्ट था, कहानी को आपने देखा बहुत अच्छा। अब हम आपका कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल क्लियर कर देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए हमें आपका किताब लेना पड़ा है। चलिए सबसे पहले सुहेल अजीमाबादी मुख्तसर तरीन सवालात। सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कहाँ पैदा हुए, तो सुहेल अजीमाबादी कहाँ, शाहपुर भदौल है ना, पैदाइश पटना में हुई थी। एक क्लियर। सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम, तो सैयद मुजीबुर रहमान ही इनके बचपन का नाम था। सवाल नंबर 3, सुहेल अजीमाबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम क्या था और वो किस साल शाया हुआ, तो इनके पहले अफसाने का नाम था चार चेहरे, वो आज़ादी के बाद शाया हुआ था। ठीक है। सुहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई, तो सुहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम मदरसा शमसुल हुदा में हुआ था। नाम यहाँ पर नहीं दिया हुआ शायद, मदरसा शमसुल हुदा में इसकी इब्तदाई तालीम हुई थी। मुख्तसर सवालात कह रहा है 2 नंबर का। भाभी रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम क्या था, आपको याद होगा मैंने बता दिया, देवर का अख्तर नाम था। सवाल नंबर 2, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था, तो उनको सियासत से दिलचस्पी थी। सवाल 3, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी, सम्मी नाम की लड़की, ये लिख दिया मैंने, सम्मी नाम की लड़की होती है उसकी तालीम का खर्च बर्दाश्त करती है। रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करना पड़ा, बेचना पड़ा था, तो यही सम्मी नाम की लड़की के भाई का MA का फीस अदा करना होता है। क्लियर है। 5 नंबर सवाल कह रहा है रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती तो अपना शौक पूरा करने के लिए वो कौन सा काम करती, तो रुकैया भाभी को जब भी अपना वक्त मिलता तो शौक पूरा करने के लिए वो खत लिखा करती थी, स्टूडेंट को खत लिखा करती और लिखने के लिए सिखाया करती थी। तो इस तरीके से आपकी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, आपका ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, हसन सर आपको अगले वीडियो में आपका जवाब देते रहेंगे। और मुझे यकीन है कि मैंने जिस तरीके से निचोड़ निकाल के आपको समझाया है समझ में आ गया होगा। तो कमेंट कर देंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देंगे, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने हसन सर का सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत जल्द मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सपोर्ट से 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो ताकि मुझे भी पढ़ाने में और मजा आने लगे। तो चलिए दीजिए अपने हसन सर को इजाजत, मिलते हैं हम नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।